हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम आने वाला है। बेटा पहले तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा इंग्लिश का पेपर है बीच में। तो जिसपे बेटा इंग्लिश का पेपर तो मोस्टली सब स्टूडेंट्स का होगा। तो आप 9 तारीख तक या उससे पहले तक आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके रखनी है। ये चीज याद रखेंगे क्योंकि उसके बाद इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद इंग्लिश के बाद आप इंडियन इको डालें। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर कंप्लीट करके रख देंगे तो आधा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आरबीआई के ऊपर। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। मेन टॉपिक में आपके कवर करते जा रहा हूं जो बोर्ड में आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई क्या होती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है जो पूरे मनी फ्लो को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसको बोला जाता है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक होता है हेड ऑफ ऑल बैंक। तो आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करती है। पूरे मॉनेटरी सिस्टम की हेड है। अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं बेटा। पेपर में दो क्वेश्चन आपको आरबीआई से मिल सकते हैं। एक आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट कि हम कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करेंगे, दूसरे आरबीआई के फंक्शन। अब होता क्या है बेटा कि ये 6 इसके फंक्शन है जिनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सारे फंक्शन एक साथ नहीं मिलते, कोई एक या दो फंक्शन मिलते हैं। आपके 3 से 4 नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अच्छे से समझेंगे और पेपर में ये आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इशू करेंसी नोट्स। देश में आरबीआई को बोला जाता है इनके पास मोनोपॉली होती है क्या इशू करने के लिए? करेंसी नोट। यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी नोट प्रिंट होते हैं वो कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। क्या छोड़ के? 1 रुपए का नोट और कॉइन छोड़ के सारे नोट कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। आरबीआई नोट प्रिंट करने के लिए जो सिस्टम फॉलो करता है उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बस शॉर्ट में याद रखें, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या समझाया? देश में सारे नोट कौन प्रिंट कर रहा है? आरबीआई। क्या छोड़ के? 1 रुपए के नोट और क्वाइंस। अब ये आ जाता है कि 1 रुपए के नोट और क्वाइंस कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट। सीधा सीधा याद रखो, गवर्नमेंट। तो आरबीआई नोट प्रिंट करने के लिए क्या फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें आरबीआई मिनिमम 200 करोड़ मेंटेन करता है कैश की फॉर्म में एंड सिक्योरिटी की फॉर्म में। अब इन आरबीआई अभी सबसे बड़ा नोट कितने का प्रिंट कर रहा है? 500 रुपए का। आरबीआई हाईएस्ट नोट 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकता है गवर्नमेंट की परमिशन से। तो अब हमने क्या पढ़ा? इंडिया में जितने भी नोट प्रिंट हो रहे हैं कौन कर रहा है? आरबीआई। 1 रुपए और कॉइन्स को छोड़ के उसकी पावर गवर्नमेंट के पास है। हाईएस्ट नोट इंडिया में अभी कितने का प्रिंट हो रहा है? 500 का। कितने तक का हो सकता है? 10,000 तक का। ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, मैं इस हिसाब से समझा रहा हूं। ठीक है। गवर्नमेंट की परमिशन से आरबीआई 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकती है। अभी कितने का कर रही है? 500 का। आरबीआई कौन सा सिस्टम फॉलो करता है नोट प्रिंट करने के लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें आरबीआई 200 करोड़ मेंटेन करता है कोई भी करेंसी को प्रिंट करने से पहले कैश की फॉर्म में एंड गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में। अब आते हैं दूसरा फंक्शन। दो फंक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक गवर्नमेंट बैंक, दूसरा बैंकर बैंक। ये दो फंक्शन मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक। आरबीआई को बोला जाता है, आरबीआई गवर्नमेंट की बैंक है और 3 तरीके से काम करती है। एजेंट, एडवाइजर, बैंकर। क्या काम करती है बेटा? एजेंट, एडवाइजर, बैंकर। अब इसमें क्या लिख सकते हो? एज अ एजेंट आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल करती है, परचेज करती है सिक्योरिटी, यानी कि शेयर डिवेंचर एज अ एजेंट। एज अ एडवाइजर आरबीआई गवर्नमेंट को मदद करती है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में।
यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डिसीजन की बात करें, तो आरबीआई भी गवर्नमेंट को एज अ एडवाइजर अपनी एडवाइस देती है कि कैसे हम इकोनॉमी को और डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको और बेटर कर सकते हैं। तीसरा, एज अ बैंकर गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी मनी की, किसी को अमाउंट पे करना है, कहीं से अमाउंट आना है, किसी को लोन देना है, किसी देश से लोन लेना है, एज अ बैंकर सारे रुपए किसके थ्रू मैनेज होंगे? आरबीआई के थ्रू। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया बेटा? गवर्नमेंट बैंक। तीन चीजें याद रखेंगे इसमें भी। आरबीआई एज अ बैंकर काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनी का लेन देन करती है। एज अ एडवाइजर करती है, देश के इकोनॉमिक डिसीजन को लेने में मदद करती है, उनको अपनी ओपिनियन देती है। एज अ एजेंट आरबीआई के बिहाफ पे, सॉरी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई शेयर्स या डिवेंचर या सिक्योरिटीज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को परचेज करती है एंड सेल करती है। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट, बैंकर्स बैंक। अब ये बैंकर्स बैंक क्या होता है बेटा? देखो एक सिस्टम है, आरबीआई, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स, और पब्लिक। अब बेटा हमारे लिए जो काम कौन कर रहा है? बैंक। बैंक के लिए वो सारे काम कौन करेगा? या गवर्नमेंट के लिए, सॉरी बैंक के लिए वो सारे काम कौन करेगा? आरबीआई। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना अकाउंट कहां खुलवाते हैं? बैंक में। बैंक का अकाउंट कहां होगा? आरबीआई में। हम रुपए डिपॉजिट कहां करते हैं बेटा? अपने एक्स्ट्रा रुपए कहां डिपॉजिट करते हैं? बैंक में। बैंक अपने एक्स्ट्रा रुपए कहां डिपॉजिट करता है? आरबीआई पे। हमें रुपए की जरूरत पड़ती है, हम बैंक से क्या लेते हैं? लोन। बैंक को रुपए की जरूरत पड़ेगी, बैंक किससे लोन लेगी? आरबीआई से। हम अपने चेक को कहां से क्लियर करवाते हैं? बैंक से। बैंक अपने चेक कहां से क्लियर कराती है? आरबीआई से। तो बहुत सिंपल रूल है, जो काम हम लोगों के लिए बैंक कर रही है, वो काम बैंक के लिए आरबीआई कर रही है। तो तीन फंक्शन हो गए। पहला, करेंसी नोट। देश में सारे रुपए कौन छाप रहा है? आरबीआई छाप रही है, एक रुपए का नोट और सिक्कों को छोड़ के। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हाईएस्ट कितने का नोट छाप सकती है? 10,000 तक का। कितने का छाप रही है? 500 तक का। दूसरा, गवर्नमेंट बैंक। आरबीआई गवर्नमेंट के आप पे तीन काम कर रही है, एजेंट, एडवाइजर, बैंकर। एज ए एजेंट सेल एंड परचेज करती है सिक्योरिटी। एज ए एडवाइजर इंपॉर्टेंट डिसीजन में मदद करती है। एज ए बैंकर आरबीआई बैंक के गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करती है। तीसरा हमने पढ़ा बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंकों के लिए वो सारे काम कर रही है जो बैंक हम लोगों के लिए काम कर रही है। चौथा है बेटा क्लियर हाउस फंक्शन। इसको एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा। मान के चलो ए का अकाउंट है एसबीआई में, बी का अकाउंट है यस बैंक में। ए ने एक चेक काट के दिया, कौन सी बैंक का? एसबीआई को। किसको दिया? बी को। अब बेटा ए का अकाउंट कहां था? एसबीआई में। बी का अकाउंट कहां था? यस बैंक में। चेक किसने काटा? ए ने। कौन सी बैंक का? एसबीआई पे। बी जमा करेगा कहां पे? यस बैंक पे। अब अलग बैंक का चेक है, अब दोनों का अकाउंट एसबीआई और यस बैंक, दोनों का अकाउंट कहां पे होता है? आरबीआई पे। अब देखो बेटा, सेम बैंक का जो चेक होता है वो आरबीआई की जगह जाता है। जब भी आप दूसरी बैंक का चेक लगाओगे तो वहां पे एक बैंकों में ड्रॉप बॉक्स बना होता है। तो बैंक कहती है कि आप अपनी अकाउंट की डिटेल फिल करो, चेक को उसके साथ अटैच करो और ड्रॉप बॉक्स में डाल जाओ। 2 से 3 दिन में आपका चेक क्लियर होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब जो 2 से 3 दिन है, जो सारी बैंकें यहां से चेक क्लियर कहां से कराती हैं? आरबीआई से। अब देखो, ए ने चेक काटा एसबीआई में, बी ने इसको लगाया यस बैंक पे। अमाउंट कहां पे आना है? यस बैंक में। अमाउंट कहां से जाना है? एसबीआई में। तो जो हो गया क्लियर हाउसिंग फंक्शन। तो बैंक अपने चेक कहां से क्लियर कराएगी? आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई के पास सबके अकाउंट है। आरबीआई क्या करेगी? यस बैंक के अकाउंट में रुपए प्लस कर देगी और एसबीआई के अकाउंट में रुपए माइनस कर देगी। यानी कि यहां से जाने से,
यहाँ पे आने दे। तो बैंक ने यहाँ पे प्लस कर दिए और यहाँ पे माइनस कर दिए। अब बाद में बैंक क्या करेगी, बी के अकाउंट में प्लस कर देगी और एसबीआई क्या करेगी, ए के अकाउंट में माइनस कर देगी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लियर हाउसिंग फंक्शन। अगला है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देश इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करे, क्या फेस करे, इकोनॉमिक क्राइसिस, अचानक से रुपए की शॉर्टेज पड़ जाए, बैंकों के पास रुपए हो नहीं, क्योंकि बैंक अपने सारे रुपए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेती है। तो ऐसे केस में जब कोई भी रास्ता नहीं बचता तो सामने आती है आरबीआई। आरबीआई कहती है मैं इकोनॉमिक क्राइसिस को आने नहीं दूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। यानी कि जब बैंक कहीं से भी, जैसे मान के चलो अचानक बहुत सारे लोग अपने रुपए विड्रॉ करने आ गए, अब बैंकों के पास रुपए नहीं होते क्योंकि बैंक उनको आगे लोन के फॉर्म में दे चुकी होती है। अचानक से मार्केट में कोई न्यूज फैल गई और सब लोग अपने रुपए वापस मांगने आ गए, तो ऐसे केस में बैंकों की मदद कौन करेगा, आरबीआई, जिसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगला कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी करेंसी दूसरे देश की इंडिया से में आती है वो सारी किसके पास जाती है, किसके पास जाएगी बेटा, आरबीआई के पास जाती है। अब इसका आरबीआई क्या करता है, जो हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बताया था मैनेज फ्लोटेशन में, तो ये वो काम हो जाएगा। आखिरी है क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को क्या करने में, कंट्रोल करने में। एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, आरबीआई का। आरबीआई इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, डिफ्लेशन होती है मंदी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करती है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपके फंक्शन हो गए। तो हम फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ रहे थे, लास्ट फंक्शन हम पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल, कि देश में जब भी महंगाई होगी और मंदी होगी तो आरबीआई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू महंगाई और मंदी को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर हमने एक पूरा टॉपिक ले लिया जिसको बोलते हैं आरबीआई इंस्ट्रूमेंट। अब बेटा बहुत सिंपल याद रखो, महंगाई का बहुत बड़ा रीजन है लोगों के पास रुपए ज्यादा हैं। तो आरबीआई दो काम कर सकती है कि महंगाई में वर्ड यूज होता है सो लिक्विडिटी। महंगाई में लोगों के पास रुपए ज्यादा हैं तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है उस रुपए को कम करके। अब रुपए कैसे कम किए जाएंगे, दो चीजें होती हैं, या तो रुपए महंगे कर दो। महंगे कैसे कर दो, बैंकों को महंगे मिलेंगे तो पब्लिक को महंगे मिलेंगे, अभी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। या फिर बैंकों से रुपए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आरबीआई, गवर्नमेंट और बैंक और पब्लिक। अब इन्फ्लेशन में लोगों के पास रुपए ज्यादा है, आरबीआई रुपए महंगी करेगी बैंक और गवर्नमेंट के लिए। जब इन लोगों को महंगे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगे मिलेंगे पब्लिक को, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आरबीआई रुपए वापस खींचेगी मार्केट से, यानी कि गवर्नमेंट और बैंक से। अब गवर्नमेंट और बैंक रुपए वापस खींचेंगे किससे, पब्लिक से। तो पहले बहुत सिंपल, इन्फ्लेशन रुपए ज्यादा है इसलिए देश में महंगाई है, डिफ्लेशन रुपए नहीं है इसलिए देश में मंदी है। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा, रुपए वापस खींचने हैं, डिफ्लेशन में क्या है, रुपए देने हैं। तो आरबीआई क्या करेगी, दो काम इन्फ्लेशन में, या तो रुपए कॉस्टली करेगी किसके लिए, बैंक के लिए। जब बैंक के लिए कॉस्टली होंगे तो पब्लिक के लिए कॉस्टली हो जाएंगे, डिफ्लेशन। और दूसरा काम, आरबीआई रुपए वापस खींचेगी किससे, बैंक से। जब बैंक से वापस खींचेगी तो ऑटोमेटिकली बैंक किससे वापस खींचेगी, पब्लिक से। उसी के बारे में इंस्ट्रूमेंट है। अब ये समझेंगे, रेपो रेट और बैंक रेट। बेटा ये वो रेट होती हैं जिसपे आरबीआई लोन देती है बैंक को। सिंपल याद रखेंगे, आरबीआई लोन दे रही है किसको, बैंक को। उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट एंड बैंक रेट। दोनों में फर्क क्या है, सिंपल याद रखो, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, आरबीआई लोन दे रही है किसको, बैंक को।
फॉर लॉन्ग पीरियड एट बैंक रेट, फॉर शॉर्ट पीरियड एट रेपो रेट। मीनिंग समझ में आ गया। अब इन्फ्लेशन में रुपए नहीं देने याद रखना है, डिफ्लेशन में रुपए देने हैं याद रखना है। तो अब इन्फ्लेशन में क्या करेगी, दोनों रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कि बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, ऑटोमेटिकली पब्लिक को भी लोन महंगा मिलेगा। डिफ्लेशन में इसको क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वर्ड में समझा रहा हूं कि इन्फ्लेशन में क्या होना है, डिफ्लेशन में क्या याद होना है। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सारी बैंक अपना सरप्लस मनी कहां पे देती है, किस पे रख देती है, आरबीआई। जैसे मेरे पास रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैंने उठा के अपने बैंक में डाल दिए, बैंकों के पास रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, उन्होंने उठा के कहां डाल दिए, आरबीआई पे। मैंने जो रुपए बैंक में डाल दिए, बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रही है, तो जब बैंक वो रुपए आरबीआई पे रख रही है तो ऑटोमेटिकली आरबीआई उनको क्या देती है, इंटरेस्ट। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। इन्फ्लेशन में जो आरबीआई है बैंकों को लालच देती है कि आप पे जो एक्स्ट्रा रुपए हैं वो लोगों को मत दो, क्योंकि इन्फ्लेशन का रीजन ही ज्यादा है कि लोगों के पास रुपए पहले ही ज्यादा है। तो इस टाइम पे आरबीआई क्या करती है, बैंकों को लालच देती है कि आप अपने रुपए बैंकों को मत दो, आप रुपए किसको दे दो, आरबीआई को, बदले में ज्यादा इंटरेस्ट ले लो। अब आते हैं सीआरआर और एसएलआर। ये तीनों वो रेट थे जिसमें आरबीआई लोन महंगा कर रही थी या आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट दे रही थी बैंकों को। अब ये क्या है, देखो हर बैंक, जैसे मैंने मान के चलो किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया तो मेरे को 10,000 रुपए से अकाउंट खुला, यानी कि मिनिमम बैलेंस मुझे 10,000 रुपए रखना पड़ेगा। ऐसे ही बैंकों के लिए कंपलसरी होता है कुछ अमाउंट परमानेंट डिपॉजिट करें। क्या करें, परमानेंट डिपॉजिट करें, किसके पास, आरबीआई में। मान के चलो 4% सीआरआर है। 4% सीआरआर का मतलब है कि इंडिया में जितनी भी बैंक है वो अपना 4% अमाउंट कहां जमा करेंगी, आरबीआई पे। अब देश में महंगाई है, आरबीआई को मार्केट से रुपए खींचना है, तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को क्या कर देगी, इंक्रीज। अब इंक्रीज करने से क्या होगा, मान के चलो 4 से कर दिया 6%। अब हर बैंक को 2% रुपए और जमा करने पड़ेंगे, कहां पे, आरबीआई पे। अब इससे होगा क्या, इससे करोड़ों रुपए बैंक वापस उठाएगी मार्केट से और वो रुपए जमा किस पे करेगी, आरबीआई पे। तो मैंने क्या बताया, इन्फ्लेशन में आरबीआई रुपए वापस खींचती है, ये चीज याद रखेंगे। डिफ्लेशन में आरबीआई रुपए देती है, डिफ्लेशन में इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज। माने की करो 6 से कर दिया फिर से 4%, तो अब ये 4% रुपए आरबीआई से वापस आए बैंक से, बैंक से वापस आए पब्लिक पे। एसएलआर क्या होती है, हर बैंक लोन लेने से पहले कुछ परसेंट अपने पास रुपए रखती है। देखो बैंक आपके सारे रुपए इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, बैंक आपको 6% मान के चलो इंटरेस्ट दे रही है, तो वो 10 लाख बैंक किसी और को दे दी होगी 12%। तो इसलिए आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई डिसाइड करती है एसएलआर, कि हर बैंक अनलिमिटेड लोन ना दे, तो एक लिमिट है एसआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, उसका नाम था कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक कुछ परसेंट अमाउंट, जैसे मान के चलो एसएलआर है 20%, कोई बैंक 10 लाख का लोन दे रही है, तो 10 लाख का लोन देने से पहले 20% यानी कि 2 लाख रुपए का गोल्ड अपने पास रखेगी, फिर 10 लाख का लोन देगी। 50 लाख का लोन दे रही है तो 20% है, तो 20% 50 लाख का हो गया, 10 लाख अपने पास रखेगी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड शेयर, बाकी वो लोन देगी। तो इन्फ्लेशन में जो इंक्रीज किया जाता है, डिफ्लेशन में जो डिक्रीज किया जाता है। एक बार शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट, बैंक रेट, वो रेट जिसपे आरबीआई लोन देती है बैंकों को, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कम टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए। इन्फ्लेशन में बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन में कम कर दिया जाएगा। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट,
वो रेट जिसपे सारी बैंकें अपने एक्स्ट्रा रुपए जमा कर देती हैं किसके पास, आरबीआई के पास, बदले में आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देती है। तो इन्फ्लेशन में इसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, डिफ्लेशन में इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। सीआरआर, हर बैंक कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा करती है, हर बैंक कुछ परसेंट अपने पास जमा करती है। इन्फ्लेशन में इंक्रीज होगा, डिफ्लेशन में डिक्रीज होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल, परचेज। अब देखो इन्फ्लेशन में रुपए वापस चाहिए तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो उठा के बेच देगी। बेचने से क्या होगा, सिक्योरिटी मार्केट में गई, मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आया। इन्फ्लेशन में हमें रुपए खींचने हैं। डिफ्लेशन में क्या करेगी, आरबीआई शेयर्स को या सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, सिक्योरिटी आरबीआई के पास आ जाएगी, रुपए मार्केट में चले जाएंगे। तो ये इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लो। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब हो गए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये रिलेट करते हैं क्रेडिट कंट्रोल से। किससे रिलेट करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल से। ये अलग से आते हैं, ये एक टॉपिक अलग था, ये दूसरा टॉपिक अलग चल रहा है। अब आखिरी आते हैं हम क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होती है, पहले आरबीआई अपील करके काम चलाती है, जिसको बोलते हैं मोरल सुएशन। ये सब चेंज लाने से पहले आरबीआई सिर्फ अपील करती है क्या, कि इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई की क्या करो, हेल्प करो। बहुत सिंपल। आरबीआई एक अपील कर रही है, इन्फ्लेशन है लोन मत दो, डिफ्लेशन है लोन दे दो। इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो ये अपील कैसे कर सकती है, आरबीआई लेटर भेज सकती है, आरबीआई कॉन्फ्रेंस कर सकती है, आरबीआई मेल करके अपील कर सकती है। तो ये हो गया सिर्फ अपील। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, इन्फ्लेशन में आरबीआई कहती है कि आप क्रेडिट यानी कि उधारी हर किसी को मत दो, सिर्फ उसी को उधारी दो जिसका उधारी के बिना काम नहीं चल रहा, और उसको भी अनलिमिटेड उधारी मत दो। जैसे किसानों को मान के चलो गरीब है, उधारी के बिना काम नहीं चल रहा, तो इन्फ्लेशन में उनको उधारी दो, बाकी लोगों को उधारी मत दो। तो पहले दो क्या हो गए, मोरल सुएशन। आरबीआई सिर्फ अपील कर रही है बैंकों से कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करें। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या हो गया, हर किसी को उधारी मत दो, जिसका उधारी के बिना काम नहीं चल सकता, या जिसको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, ठीक है, उसको देखो उसका रीजन जेन्युइन है या नहीं है, उसको उधारी दो। आखिरी बहुत ध्यान से समझेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये अलग से फिर क्या होंगे, सारे एक साथ नहीं आएंगे, सारे एक साथ नहीं आएंगे। इसमें ये सबसे ज्यादा आता है जब बैंकर एंड सुपरवाइजरी बैंक सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर कोई भी दो पूछ सकता है कि इससे क्या होता है, क्या करेगी आरबीआई, आप बता सकते हो। अब इसको समझेंगे। 50 लाख का लोन दिया, ठीक है, मान के चलो आप 50 लाख का लोन लेने गए, या आपने 50 लाख की कोई चीज गिरवी रखी, कभी भी आपको पूरे अमाउंट का लोन नहीं मिलता। हमने मान के चलो 50 लाख की चीज गिरवी रखी, लोन कितने का मिला, 40 लाख का, ठीक है। 10 लाख का क्या हो गया, 10 लाख का हो गया मार्जिन। हमने चीज कितने की गिरवी रखी, 50 लाख, लोन कितने का मिला, 40 लाख, 10 लाख का क्या हो गया, मार्जिन। अब इन्फ्लेशन में लोन नहीं देना, डिफ्लेशन में लोन देना है। पहले से बता रहा हूं, इन्फ्लेशन में आरबीआई रुपए नहीं देना चाहती, डिफ्लेशन में रुपए देना चाहती है। अब इन्फ्लेशन में मान के चलो 50 लाख के बदले कितने दिए, 35 लाख, यानी कि मार्जिन को इंक्रीज कर दिया, जिससे लोग लोन कम ले। क्यों कम ले भाई, 50 लाख की चीज गिरवी रखने में सिर्फ 35 लाख मिल रहे हैं, 15 लाख बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। डिफ्लेशन में रुपए देना चाहती है, मान के चलो इसको कर दिया 45 लाख। तो इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करती है, मार्जिन को बढ़ा देती है, जिससे कि उधारी अनअट्रैक्टिव हो जाए और लोग लोन कम लें। डिफ्लेशन में मार्जिन को बढ़ा देती है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इनमें से आपको बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेपर की तैयारी में हमारे साथ जुड़े रहें।